हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल कर्म योद्धा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री को टारगेट किया है। हम मॉडर्न हिस्ट्री की 7 क्लासेस कर चुके हैं और उन 7 क्लासेस में हमने कांग्रेस के अधिवेशन को पढ़ा और उसके बाद हमने गांधी जी के जीवन के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा, जब गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन सी चीजें की। उसके बाद हम बंगाल के विभाजन तक की चीजें, हमने प्रीवियस क्लास में बंगाल के विभाजन के बारे में बात की थी। अब हम उसके बारे में उसके आगे से आज की क्लास में उससे आगे से बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक हमने बात की थी और हमने स्वदेशी आंदोलन को किसने किसने कहां कहां फैलाया ये भी बात की थी। अब हम उसके आगे आज आपसे बात करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो बेटा आप लोगों को मैंने बताया था कि क्या हुआ, कुछ स्वदेशी स्टोर्स खुले। जैसे कि देखो बेटा, जब बंगाल का विभाजन हो गया, क्या हो गया, जब बंगाल का विभाजन हो गया तो क्या हो गया बेटा, उसके बाद भारतीयों में और ज्यादा आक्रोश आया। और जब भारतीयों में आक्रोश पनपा तो भारतीयों ने क्या किया बेटा, भारतीयों ने कहा कि हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे, हम स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे और बहिष्कार करेंगे, किसका, विदेशी चीजों का बहिष्कार कर देंगे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं स्वदेशी स्टोर बनेंगे, स्वदेशी कॉलेज बनेंगे, स्वदेशी विश्वविद्यालय बनेंगे, मतलब हमारे देश में चीजों का बनेंगी, तभी तो हम विदेशी चीजों को क्या कर पाएंगे, छोड़ पाएंगे। तो ये कुछ विकास हुए जिसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स, सब कुछ बढ़िया है, बेस्ट है। ठीक है, तो उसी कड़ी में एक स्वदेश बांधो समिति बनी। क्या? स्वदेश बांधो समिति बनी। ओके फ्रेंड्स, अब बेटा इसकी स्थापना, इसके संस्थापक कौन थे? तो बेटा अश्वनी कुमार दत्त जी इसके संस्थापक थे। इसके संस्थापक कौन थे बेटा? अश्वनी कुमार दत्त जी। अश्वनी कुमार दत्त जी इसके संस्थापक थे। स्वदेश बांधो समिति के क्या थे बेटा? संस्थापक अश्वनी कुमार दत्त जी थे। इस स्वदेश बांधो समिति की बेटा 159 शाखाएं खुली। पूरे भारत भर में स्वदेश बांधो समिति की क्या थी? 159 शाखाएं खुली। और किसमें? कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षित किया जाता था लोगों को। क्या? कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षित किया जाता था लोगों को। किसका प्रशिक्षण दिया जाता था बेटा? कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है बेटा, यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। आई थिंक की चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा बंगाल केमिकल स्टोर। क्या? बंगाल में एक केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला गया। बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला गया। और इस बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर के जो को खोला किसने? प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र राव जी ने। किसने? प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र राव जी ने। किसने? प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र राव जी ने। यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है बेटा, 1905 में बेटा रंगपुर नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है। 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना। क्या बेटा? 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना और 1906 में बंगाल में बंगाल नेशनल कॉलेज एंड स्कूल की स्थापना।
होती है। ठीक है बेटा, और इसके प्रधानाचार्य कौन होते हैं? बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य कौन होते हैं? तो प्रधानाचार्य अरविंद घोष जी को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? अरविंद घोष जी को आप लोगों ने नाम सुना होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात? आई थिंक कि बच्चों यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बेटा आप लोगों को पता है दिल्ली षड्यंत्र के बारे में आप सबने सुना है, दिल्ली षड्यंत्र। अब जो बेटा आपका दिल्ली षड्यंत्र था, आपको पता है कि लाल किले के पास क्या होता है बेटा? दिल्ली दरबार। आप लोगों को मैंने दिल्ली दरबार के बारे में बताया ही था कि 3 दिल्ली दरबार अभी तक लगे हैं। चलो पहले मैं दिल्ली दरबार की बात कर लेता हूं। 3 दिल्ली दरबार अभी तक लगे हैं। पहला दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लिटन के समय में लगा था। आप लोगों को मैंने ये बात बताई थी, आई थिंक कि आप लोगों को ये बात याद होगी। दूसरा दिल्ली दरबार कब लगा बेटा? आप लोगों को पता है 1903 में, और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था, क्योंकि 1905 का बंगाल विभाजन आप सब लोग भूल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा 1911 जो उसमें लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, कौन? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। ठीक है बेटा, अब बेटा दिल्ली को ये लॉर्ड हार्डिंग सेकंड क्या करता है? इसी दिल्ली दरबार में क्या करता है बेटा लॉर्ड हार्डिंग सेकंड? दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कर देता है। दिल्ली को क्या? राजधानी बनाने की घोषणा कर देता है। अभी भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन पहले नहीं हुआ करती थी। तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड क्या कर देता है? दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कर देता है और बंगाल के विभाजन को रद्द कर देता है। क्या? तो आई थिंक कि आप लोगों को यह बात अच्छे से पता होगी कि बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने। और दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा किसने की? तो बेटा किसने की? वो की लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने। यहां तक की चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ठीक है, ये मैंने दिल्ली दरबार अलग से लगा दिया, दिल्ली षड्यंत्र इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक की चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। क्या बंगाल का विभाजन हो जाता है, उसके बाद हम स्वदेशी को अपनाना सोचते हैं, तो स्वदेशी कुछ समिति बनती है, और उसके बाद कुछ चीजें हो रही हैं जो मैं आपको अभी अभी बताऊंगा। आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक है, आ जाइए फ्रेंड्स आगे। फ्रेंड्स यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम दिल्ली षड्यंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। बेटा दिल्ली षड्यंत्र, सोचो दिल्ली षड्यंत्र। आप सबको पता है कि दिल्ली षड्यंत्र का मास्टरमाइंड कौन था? क्या होता है बेटा? चलो अभी बताता हूं आप लोगों को, अभी पहले लिखा देता हूं। रास बिहारी बोस व सचिन सान्याल यहां नहीं लिख के यहां लिखता हूं। कौन बेटा? दिल्ली षड्यंत्र का मास्टरमाइंड कौन होता है? तो बेटा रास बिहारी बोस व सचिन सान्याल होता है क्या? मास्टरमाइंड। इस दिल्ली षड्यंत्र में आप लोगों को पता है बेटा 4 लोगों को फांसी दी जाती है। ये दिल्ली षड्यंत्र जो रचा जाता है इसके वजह से 4 लोगों को फांसी, और उन चारों लोगों के नाम मैं आपको बता देता हूं। बसंत विश्वास, ठीक है, बसंत विश्वास,
बाल मुकुंद, अमीर चंद, और अवध बिहारी। अब होता क्या है, बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर लिखाता हूं। ठीक है बेटा, बेटा लिख देता हूं, फिर आप लोगों को मैं बात समझा दूंगा। देखो ये मेन पॉइंट है, इस बात को याद रखिएगा। क्या 28 दिसंबर 1912 की बात है। क्या होता है, 28 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग सेकंड पर ठीक है बेटा। देखो अब बेटा दिल्ली षड्यंत्र में क्या होता है बेटा, तो देखो बेटा क्या होता है, देखो दिल्ली षड्यंत्र में बेटा 28 दिसंबर 1912 को क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा 28 दिसंबर 1912 को क्या होता है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड अपना भैया घूमने निकलता है, देखने निकलता है। तो चांदनी चौक के पास वो होता है और वहां पे उस पे क्या करते हैं, रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल जी बम से हमला कर देते हैं। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड पर। इसी को दिल्ली षड्यंत्र कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की मृत्यु नहीं होती है इसमें, लेकिन फिर भी वो लोग बम से हमला करते हैं, लेकिन वो हमला बिल्कुल ही सक्सेसफुल, मतलब 100% सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है बेटा, इसी को दिल्ली षड्यंत्र कहा गया। और इस दिल्ली षड्यंत्र के जो मास्टर माइंड थे तो कौन थे, रास बिहारी बोस जी और सचिन सन्याल जी। ठीक है, अब बेटा जब ये होता है तो क्या होती है, सुनवाई होती है, लोगों को फांसी दी जाती है और इसमें 4 लोगों को फांसी दी जाती है, बसंत विश्वास जी को, अमीर चारतू जी को, अमीर चंद और अवध बिहारी और बाल मुकुंद। बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अमीर चंद और अवध बिहारी जी को क्या दे दी जाती है बेटा, फांसी दे दी जाती है। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा कि दिल्ली षड्यंत्र कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग सेकंड पर चांदनी चौक पर बम से हमला कर दिया जाता है। कब बेटा, दिल्ली षड्यंत्र की डेट 28 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग सेकंड पर चांदनी चौक पर बम से हमला किया जाता है। मास्टरमाइंड कौन था, तो बेटा सचिन सन्याल और रास बिहारी बोस थे। फांसी किसे चढ़ाई गई, तो बेटा बाल मुकुंद और अमीर चंद और बसंत विश्वास, इन 3, और एक और कौन था बेटा, वो थे अवध बिहारी। ठीक है, यहां तक की चीजें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बेटा क्या होता है, यहीं पे मुस्लिम लीग का गठन होता है। क्या, क्योंकि आप लोगों ने शायद पढ़ा था, याद करिए। ठीक, आप लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, कांग्रेस के अधिवेशन पढ़े थे ना आप लोगों ने। अगर आपको याद है तो याद करिए कि आप लोगों ने कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ा था। और कांग्रेस के अधिवेशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि 1906, जो 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कौन सा, 1906 वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो कलकत्ता में होता है। 1906 वाला, यहां तक तो आप लोगों ने पढ़ा ही था आई थिंक, ये तो आप लोगों ने पढ़ा था ना बेटा। ठीक है, उसके जो आप लोगों को ये भी मैंने बताया था कि जो क्या होता है, ठीक है, चलो इस बात को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब आ गई है तारीख, उस चीज को छोड़ देते हैं, उस चीज को अभी स्किप करते हैं, हटाते हैं। ठीक है, अब मुस्लिम लीग का गठन। तो बेटा देखो मुस्लिम लीग का गठन क्या होता है। अब लोग, जो मुस्लिम लोग होते हैं वो डिमांड करने लगते हैं कि हम लोगों को भी एक अलग लीग बनानी चाहिए जो हमारी मांग भारत में रख सके। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का गठन होता है और 30 दिसंबर 1906 में ढाका में बैठक, ढाका में क्या होती है बेटा, बैठक होती है।
30 दिसंबर 1906 को ढाका में बैठक होती है और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कर दिया जाता है। क्या? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? ठीक। वैसे तो इसमें 4 लोग थे, मेन थे, जो 4 लोग थे वो मेन थे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, और 100% मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको यूपी SSC प्रिंट 2023 में मिलेगा कि मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था, तो सलीम उल्लाह मुस्लिम लीग का संस्थापक था। कौन? सलीम उल्लाह। सलीम उल्लाह क्या था बेटा? मुस्लिम लीग का संस्थापक था। 30 दिसंबर 1906 में क्या होता है बेटा? मुस्लिम लीग का गठन होता है। कब? 30 दिसंबर 1906 में ढाका में बैठक होती है और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कर दिया जाता है और इसका संस्थापक कौन होता है? सलीम उल्लाह होता है। ठीक है, यहां तक की कोई चीजें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? इसमें एक और शख्सियत होता है जो बहुत ही मेन होता है, मोहसिन उल हक। ये भी आपको कभी कभी संस्थापक में अगर सलीम उल्लाह नहीं बनता है तो आप दूसरे में चले जाएंगे, मोहसिन उल मुल्क पे। क्या? मोहसिन उल मुल्क दूसरे पे चले, इस ऑप्शन पे चले जाएंगे। अगर आपको सलीमुल्लाह ऑप्शन में नहीं मिलता है तो मोहसिन उल मुल्क की तरफ आप चले जाएंगे। तीसरा बेटा आगा खान। कौन? आगा खान होता है। देखो, अगर आप लोगों को लगता है कि कौन जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, तो बेटा ऐसा नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत बड़े क्या थे? राष्ट्रभक्त थे, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे, क्योंकि उनको आपको पता होगा कि किसने, आपको पता है कि उनको हमारी किसने, सरोजनी नायडू जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का ध्रुव कहा है, लेकिन बाद में उनके अंदर कट्टरपंथी आती है, मुस्लिम जो उनकी जाति है वो आती है, नहीं तो वो बहुत बड़े ही देशभक्त थे। कैसे उनका परिवर्तन होता है ये तो नहीं पता, लेकिन वो पहले बहुत बड़े देशभक्त। ठीक है, तो आगा खान प्रथम ऑनरेरी अध्यक्ष होता है। ऑनरेरी अध्यक्ष होता है। ऑनरेरी अध्यक्ष का मतलब होता है बेटा, ऑनरेरी अध्यक्ष का मतलब जो परमानेंट अध्यक्ष नहीं होता, जो टेम्परेरी बेसिस पे जल्दी जल्दी में अध्यक्ष बना दिया जाता है, जिसको केवल जल्दी से बना दिया जाता है। और वकार उल मुल्क, वकार उल मुल्क क्या थे बेटा? प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो बेटा वकार उल मुल्क थे। ठीक है, यह बात आप लोग को पता होनी चाहिए। 1913 में मुस्लिम लीग में आके 1913 में प्रथम बार मोहम्मद अली जिन्ना शामिल होते हैं। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, चूतिया जो था, जिसने हमारे अखंड भारत को क्या करा दिया? तोड़ दिया। नहीं तो जो पाकिस्तान चिल्लाया करता है कि हमें कश्मीर चाहिए ना, कश्मीर चाहिए, उसका ही अस्तित्व नहीं था। उस पाकिस्तान का ही कोई अस्तित्व नहीं था जो कहता है कि हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, क्योंकि कश्मीर तो हमारा पार्ट था। जिसका खुद का ही अस्तित्व नहीं है, जो खुद ही भारत का पार्ट था, वो आज कहता है कि कश्मीर तो हमारा है। अरे भैया, तुम पाकिस्तान ही भारत का है भाई। ये नहीं समझ में आता है इन गधों को कि चीज बोल भी क्या रहे हैं, उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं क्या बात है कि मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को बेटा क्या होता है? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में बैठक होती है और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कर दिया जाता है। मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? तो बेटा सलीम उल्लाह था। अगर सलीम उल्लाह का नाम ना मिले तो मोहसिन उल मुल्क की तरफ आप लोग चले जाइएगे। और आप लोगों को प्रथम ऑनरेरी अध्यक्ष कौन था? तो आगा खान था, जो कि निर्वाचित नहीं था, ऑनरेरी अध्यक्ष था, मतलब कि परमानेंट नहीं, टेम्परेरी अध्यक्ष। और वकार उल मुल्क जी प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष थे। 1913 में प्रथम बार मोहम्मद अली जिन्ना जी शामिल होते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना शामिल होता है। जिन्ना जी तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ा राष्ट्र देशभक्त था, लेकिन बाद में बहुत बड़ा गद्दार था, जिसने हमारे
देश को 2 खंडों में बांट दिया, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या, और ये भी याद रखिएगा कि 28 दिसंबर 1912 को दिल्ली षड्यंत्र हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही मैक्सिमम चांसेस है कि अब की बार मैचिंग आएगी। और मैचिंग कैसी आएगी, घटनाओं से रिलेटेड आएगी। मतलब अगर एक तरफ दे दिया, क्या दे दिया बेटा, दिल्ली षड्यंत्र दे दिया, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन दे दिया, और डेट डाल देगी, इधर डेट डाल देंगे कि कौन इन घटनाओं के घटित होने के क्रम से लगाइए, ये दे सकता है आप लोगों को। क्योंकि अब थोड़ा यूपी ट्रिपल एससी पेड थोड़ा टफ पेपर बनाएगी, क्योंकि कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और बेटा कहीं ना कहीं अब वो ऊपर ऊपर की चीजें पूछ चुकी है, अब थोड़ा वो भी अंदर जाएगी, ठीक है। 1909 की बात है, और भारत परिषद अधिनियम, क्या बेटा, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, या इसी को कहते हैं बेटा मार्ले मिंटो सुधार। क्या, मार्ले मिंटो सुधार। भारत परिषद अधिनियम 1909 सॉरी, भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार 1909, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार, इसी को कहते हैं बेटा। जब ये भारत परिषद अधिनियम आता है या मार्ले मिंटो सुधार की बात करें, तो ये मार्ले मिंटो सुधार या भारत परिषद अधिनियम 1919 में लिखा होता है कि पृथक निर्वाचन, क्या, पृथक क्या कहते हैं कि पृथक निर्वाचन, पृथक सुधार 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 या तो मार्ले मिंटो सुधार। बेटा इसमें क्या था, पृथक निर्वाचन की शुरुआत, मतलब बेटा मुस्लिम अपने अलग प्रतिनिधि चुनेंगे। मतलब अभी तक मुस्लिम जो थे वो प्रतिनिधि नहीं चुन रहे थे, मुस्लिम अपने अलग प्रतिनिधि चुनेंगे, ठीक है बेटा। क्या करेंगे, मुस्लिम अपने अलग प्रतिनिधि चुनेंगे, ठीक है। दूसरा, वायसराय की कार्यकारी परिषद होगी, क्या होगी, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद होती थी, क्या, वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय को शामिल किया जाता है। क्या, वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय शामिल होते हैं, जिनका नाम होता है सत्येंद्र सिन्हा। क्या, वायसराय की कार्यकारी परिषद जो अभी तक होती थी, उसमें अभी तक तो ब्रिटिशर्स होते थे, लेकिन पहली बार एक भारतीय पर्सन को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, सत्येंद्र सिन्हा जी को। और ये क्या थे, फर्स्ट इंडियन थे जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल, ठीक है बेटा। यहां तक कोई डाउट नहीं था बेटा। लॉर्ड मिंटो वायसराय था उस समय भारत में, क्या था बेटा, आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड मिंटो क्या था, वायसराय था, ठीक है। इसी को क्या माना जाता है बेटा, भारत में सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है। भारत में सांप्रदायिकता का जनक, भारत में सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है। क्या, सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है, सांप्रदायिकता का जनक। तो अगर कोई पूछे कि भारत में सांप्रदायिकता का जनक कौन था, सांप्रदायिकता का जनक कौन था, तो कौन था, लॉर्ड मिंटो था, ठीक है। लॉर्ड मार्ले जो भारत सचिव होता है, कौन, लॉर्ड मार्ले, ये क्या था, उस समय का भारत सचिव था। 1909 का भारत सचिव कौन था, तो बेटा लॉर्ड मार्ले था। ये क्या कहता है बेटा, ये एक बात बोलता है कि हम लोग, मतलब कि जो हम पृथक निर्वाचन की शुरुआत कर रहे हैं, हम लोग
एक ऐसा बीज बो रहे हैं जो बाद में हमें ही जहरीला प्रतीत होगा। इसका कहना था कि जो हम हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डाल रहे हैं वो बाद में हमें ही क्या करना पड़ेगा, हमें ही जहरीला प्रतीत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं पर तक रखते हैं। इसके आगे का डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम कहां तक आ गए हैं, होम रूल आंदोलन तक आ गए हैं। कौन सा आंदोलन, होम रूल लीग जो थी, होम रूल आंदोलन जो था वहां तक पहुंच गए हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे होम रूल आंदोलन और उसके बाद पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919। क्या, होम रूल आंदोलन के बाद क्या पढ़ेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो बेटा ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बेटा आप लोगों को पता है कि मैं डेली क्लासेस ले रहा हूं और आप लोगों की नॉलेज को बूस्ट कर रहा हूं। आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि मेरी क्लास को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए, जिससे हर उस गरीब बच्चे को इस क्लास का बेनिफिट मिल सके जिसको इसकी जरूरत है। हर एक उस गरीब बच्चे को इस क्लास का बेनिफिट मिल सके जो 5,000 के या 2,000 का या 1,000 के बैचेस को अफोर्ड नहीं कर सकता है और उसे क्वालिटी कंटेंट चाहिए। बेटा यही क्वालिटी कंटेंट आपको 1,000 की फीस में भी नहीं दिया जाता है, जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। और क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग कहीं ना कहीं से यूपी SSC पेट में अच्छे मार्क्स स्कोर करें और मेरी जो कोशिश है कि ये सीरत बदलनी चाहिए वो पूरी हो जाए। तो फ्री के बेटा फिर से उसी कोड के साथ मैं अपनी क्लास को खत्म करूंगा। क्या हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सीरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही लगी हो आग, बस ये आग लगनी चाहिए। ठीक है, मतलब मेरे सीने में नहीं सही लेकिन आपके सीने में आग जरूर लगी होनी चाहिए, क्योंकि यूपी SSC पेट 2023 में आप सभी को 80+ स्कोर करना है। तो फ्रेंड्स थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइक एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। ऐसे ही प्यार देते रहिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। आपका प्यार मेरा मोटिवेशन है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।